नमस्कार, मैं पंकज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज आप लोग को ब्रिटिश सरकार की अकाल नीति फैमिन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में बताऊंगा। भारत में कंपनी के शासन के अधीन पहला अकाल 1770 ईस्वी में बंगाल में पड़ा था, जिसमें वहां की 1/3 जनसंख्या का सफाया हो गया था। कंपनी शासन के दौरान अकाल से बचने के लिए कोई निश्चित योजना नहीं बनाई गई थी। प्रत्येक सरकार एवं जिला प्रशासन भिन्न भिन्न योजनाएं चलाया करते थे, जैसे अन्न का सुरक्षित भंडार, जमाखोरी पर दंड, अन्न आयात पर पुरस्कार, कुएं के लिए ऋण आदि। जब भारत का शासन क्राउन के अधीन आया तो आर्थिक विकास की नीतियां जैसे रेलवे तथा अन्य संचार साधनों के विकास तथा विदेशी व्यापार की उन्नति के कारण अकाल समस्या का रूप ही बदल गया। अब सरकार ने सोचना शुरू किया कि सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, कृषि संबंधी कानूनों के बनने तथा निवारक प्रयत्नों से अकाल के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। अंग्रेजों ने अकाल के संबंध में कोई ठोस नीति नहीं अपनाई थी, किंतु जन असंतोष को देखते हुए अंग्रेजों को अकाल के संबंध में नीति अपनाने पर बाध्य होना पड़ा। इसके तहत समय समय पर अंग्रेजों ने अकाल आयोगों एवं समितियों का गठन किया। 1861 ईस्वी में दिल्ली और आगरा के बीच के क्षेत्र में अकाल पड़ा। यह पहला अवसर था जब दरिद्रशालाओं अर्थात पुअर हाउसेस का प्रयोग राहत कार्यों के लिए किया गया। स्मिथ समिति ब्रिटिश शासनकाल में पहली अकाल समिति स्मिथ समिति थी। इस समिति का गठन 1860-1861 ईस्वी में किया गया। इस समिति ने 1860-1861 ईस्वी में दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में आए अकाल के कारणों तथा उनके प्रभावों की समीक्षा की। यद्यपि इस समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का कोई परिणाम नहीं निकला। 1866 का उड़ीसा का अकाल भारतीय अकालों के इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ, क्योंकि इसके बाद सर जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त की गई। कैंपबेल आयोग 1866-1867 ईस्वी में कैंपबेल आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग ने 1866-1867 ईस्वी में उड़ीसा में आए अकाल का अध्ययन किया तथा अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। आयोग का विचार था कि अकाल के समय राहत कार्य का दायित्व तो सिर्फ स्वयंसेवी संस्थाओं पर ही नहीं है। सरकार को नहरों तथा रेलवे आदि को बनाने के लिए ऋण लेना चाहिए तथा प्रत्येक संभावित मृत्यु को रोकने का उत्तरदायित्व जिला अधिकारी को दे दिया जाना चाहिए। आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर सरकार ने राहत कार्यों में स्वयं भी रुचि ली, किंतु सरकारी सहायता अत्यल्प थी। 19वीं शताब्दी में अब तक का सबसे बड़ा अकाल 1876 से 1878 में पड़ा। इसका अधिकतर प्रभाव मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश और पंजाब पर हुआ। सरकार ने अनमने भाव के साथ इससे निपटने का प्रयास किया। अकाल से निपटने के लिए 1880 में लिटन सरकार ने सर स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया, जिसको साधारण सिद्धांत निर्धारित करने थे और विशेषकर बचाव तथा प्रतिरक्षा के लिए सुझाव देना था। स्ट्रेची आयोग 1880 ईस्वी में गठित इस आयोग ने अकाल के संबंध में महत्वपूर्ण सिफारिशें दी। इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थी। पहला, सरकार को यह उपाय करना चाहिए कि भूख से प्रभावित होने से पहले ही लोगों को काम मिल जाए और उनकी मजदूरी समय समय पर पुनर्निर्धारित की जाए। दूसरा, निस्सहाय निर्धनों को सहायता देने के लिए भिन्न भिन्न वर्गों की सूची तैयार की जाए। यह सहायता पके हुए भोजन, खाद्यान्न अथवा पैसे के रूप में हो सकती है, लेकिन उन्हें दरिद्रशालाओं अर्थात पुअर हाउसेज तथा सहायता शिविरों में रहना होगा। तीसरा, प्रभावित क्षेत्रों में अन्न के संभरण पर ध्यान देना चाहिए। चौथा, भूमि कर तथा अन्य करों में कमी तथा छूट की नीति निर्धारित की जानी चाहिए। पांचवा, अकाल सहायता का व्यय प्रांतीय सरकारों को वहन करना चाहिए। छठा, कड़े सूखे की स्थिति में दुधारू पशुओं को अधिक हरे प्रदेशों में स्थानांतरित करने का भी प्रबंध करना चाहिए। स्ट्रेची आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1833 ईस्वी में अकाल संहिता
बनाई गई, जो कालांतर में बनाई गई प्रांतीय अकाल संहिता का आधार बनी। प्रांतीय अकाल संहिता में साधारण अवस्था में बचाव और राहत कार्यों के आरंभ होने की स्थिति में सुझाव दिए गए थे। इसमें अकालग्रस्त जिला घोषित करने से लेकर अन्य सभी अधिकारियों के कर्तव्यों की सूची दी गई थी। 1880 से लेकर 1896 के बीच 2 अकाल तथा सूखा पड़े, परंतु 1896-1897 ईस्वी का महान अकाल लगभग सभी प्रांतों में फैल गया था, जिसमें 6,95,00,000 लोग प्रभावित हुए थे। लॉयल आयोग 1897 ईस्वी में एक अन्य अकाल आयोग बना जिसे लॉयल आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग ने 1896-1897 ईस्वी के अति भयंकर अकाल के संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत की। आयोग ने स्टेची आयोग की सिफारिशों से सहमति प्रकट करते हुए अनुशंसा किया कि अकाल में सहायता संबंधी उपायों का और विस्तार किया जाए। सरकार ने इस आयोग की लगभग सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली। 1896-1897 ईस्वी के अकाल के तुरंत बाद 1899-1900 ईस्वी में दूसरा अकाल आया, जिसमें 5,95,00,000 लोग प्रभावित हुए। अधिकारियों ने दुर्भिक्ष के आरंभिक काल में सहायता कार्य आरंभ करने से मनाही कर दी और फिर जब आरंभ किए तो इतने अधिक लोग शिविरों में आ गए कि बहुत अधिक अव्यवस्था फैल गई। मैकडॉनल्ड आयोग लॉर्ड कर्जन ने अकाल से निपटने के लिए उपाय सुझाने हेतु सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक आयोग 1900 ईस्वी में नियुक्त किया, जिसने 1901 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। मैकडॉनल्ड आयोग ने अपनी सिफारिशों में नैतिक नीति के लाभों, पशु तथा बीजों के लिए शीघ्रता से धन बांटने तथा अस्थायी कुएं खोदने की व्यवस्था के लाभों पर बल दिया। इसमें प्रभावित क्षेत्र में एक दुर्भिक्ष आयुक्त अर्थात फैमिन कमिश्नर की नियुक्ति का भी सुझाव था। इस आयोग ने अराजकीय सहायता का अधिक मात्रा में उपयोग और बड़े बड़े कार्यों के स्थान पर ग्राम स्तर के कार्यों को आरंभ करने का सुझाव दिया। वुडहेड आयोग 1945 में जॉन वुडहेड आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने अकाल से निपटने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को दिए। इन आयोगों एवं समितियों के अतिरिक्त सरकार ने सहायता संबंधी कुछ अन्य कदम भी उठाए, किंतु आधारभूत संरचना के विकास में असफलता के कारण सरकारी प्रयास ज़्यादा सफल नहीं हो सके। अकाल के दौरान सरकारी सहायता भी पर्याप्त नहीं होती थी, इसलिए हताहतों की संख्या बढ़ जाती थी। इस प्रकार ब्रिटिश अकाल नीति को पर्याप्त एवं संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। धन्यवाद।